इन दिनों हम इंग्लिश मीडियम एलिमेंट्री स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ते थे। ज़ोहेब मेरा कजिन था। मेरा ये चचाजाद हम उम्र था और हमारी आपस में खूब बुनती थी। हमारी दोस्ती बचपन से थी। साथ पले बड़े, एक घर में रहे, इसलिए कोई बात एक दूसरे से ढकी छपी ना थी। वो अपनी हर बात, हर मसला मुझको बताता और सलाह मशवरा लिया करता। इतनी अपनायत के बावजूद हम में कभी कभी लड़ाई भी हो जाती थी। ज़ोहेब चूंकि लायक तालिब इल्म था, मुझको तालीमी जिदोजहद में उसकी ज़रूरत पड़ती। ज़ोहेब शुरू से मुताले का शौकीन था, लिहाजा फजूल बातों में वक्त ज़ाय करना पसंद नहीं करता था। ताहम कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि वो खोया खोया सा, उसका ध्यान कहीं और होता और बात कोई और कर रहा होता। तभी मैंने पूछ लिया, भाई खैर तो है? ये ख्यालात के घोड़े कौन से आसमान पर तुमको लिए फिर रहे हैं? ज़ोहेब ने झट से ऐसा जवाब दिया कि जिसकी मुझको बिल्कुल तवक्को नहीं थी। सबा, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और उसके ख्याल में सरगर्दा रहने लगा हूं। पढ़ाई से भी तवज्जो हट गई है, कहीं पोजीशन लेने से ना रह जाऊं। ये सुनकर मैं सुन रह गई। किसी लायक फायक तालिब इल्म में अगर इश्क के जरासीम सरायत कर जाएं तो ये कोई अच्छी अलामत नहीं होती। मुझको अपने होनहार कजिन के मुस्तकबिल की फिक्र लग गई कि कहीं ताबनाक मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क ना हो जाए। दुआ करने लगी, ए खुदा, ज़ोहेब को इस खतरनाक और तबाहकुन सूरत हाल से बचा लेता कि इसका रोशन मुस्तकबिल महफूज हो जाए। कदरे संभलते हुए इससे पूछा कि कौन है वो? कल क्लास में पता चल जाएगा, उसने कहा। सारा दिन उलझन रही, रात भी जागते गुजार दी। अगले दिन क्लास में पता कुछ न चला, अंदाजा भी ना लगा सकी कि वो किसकी बात कर रहा है। खैर, शाम को फिर ज़ोहेब से बात हुई और तजस्सुस खत्म करने की कोशिश करती रही, मगर इसने कुछ बताकर ना दिया। मैंने पूछा, क्या वो फैमिली में से है या हमारी क्लास की कोई लड़की है? बस इतना बताया, हमारी क्लास में पढ़ती है। तमाम रात में इसी मसले पर सोचती रही और जागती रही। मैंने जमात की हर लड़की को ज़हन में लाकर गौर किया, लेकिन मुअम्मा हल ना हुआ। जब से स्कूल में दाखिला लिया था, यहां मेरी 3 लड़कियों से दोस्ती हुई थी, लेकिन इसी साल एक और दोस्त का इजाफा हुआ। नई सहेली का नाम शीमा था और ये अब मेरे बेहद नज़दीक होती जा रही थी। वो हर किसी से मेरा तारुफ ये कहकर कराती थी कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूं। शीमा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसका ज़ोहेब से मुकाबला रहता था, क्योंकि वो भी पोजीशन होल्डर तालिबा थी। हालांकि क्लास में वो सबसे छोटी थी। इसकी ज़हानत और काबिलियत की वजह से प्रिंसिपल ने इसे 7वीं से 8वीं में प्रमोट कर दिया था। मैंने उन्हीं दिनों नोट किया कि शीमा आजकल बड़ी खुश दिखाई देती है। वो अक्सर मेरे कजिन से बातें करती नजर आती थी। एक दिन वो अच्छे मूड में थी। बातों बातों में उसने बता दिया कि ज़ोहेब ने इसे वही कहा है जो हर फिल्म में हीरो हीरोइन से कहता है। यकदम मुझे धचका लगा कि ये वो लड़की है जिसके बारे में इतने दिन से पूछ रही थी और ज़ोहेब नहीं बता रहा था। जब मामला मुझ पर खिल गया तो ज़ोहेब का भी हिजाब मिटा और वो मुझसे शीमा के बारे में बातें करने लगा। अब हमारी अक्सर इसी मौजू पर बात होने लगी और मैं इन दोनों के दरमियान पैगाम रसानी के फराइज अंजाम देने लगी। पता नहीं क्या क्या बातें वो एक दूसरे को कहलवाते। मैं अपने कजिन से कहती थी, देखो ज़ोहेब, तुम जो ये शीमा से दिल लगा रहे हो तो क्या इस बात को अंजाम तक पहुंचाओगे? क्योंकि अभी हम छोटे हैं और आगे जिंदगी पड़ी है जिसमें ढेरों मौके आने हैं। वो कहता, हाँ देख लेना, मैं अपनी बात को जरूर पूरा करूंगा। इस तरह से वक्त गुजरता गया। हमारे इम्तिहान हो गए और नतीजा हैरान कुन था। जिन 4 बच्चों में मुकाबला रहता था उनमें ज़ोहेब अव्वल और शीमा चौथे नंबर पर आ गई थी, जबकि वो कभी फर्स्ट और कभी सेकंड पोजीशन लेती थी। मैंने अफसोस का इजहार किया तो बोली, मुझे कोई अफसोस नहीं है। ज़ोहेब ने पोजीशन ली है, बस इस बात की खुशी है। मैंने इसकी वजह से जानबूझकर मेहनत नहीं की ताकि वो फर्स्ट पोजीशन ले सके। 8वीं के बाद लड़के दूसरे स्कूलों में चले गए और हमारे स्कूल में लड़कियों के लिए सेकेंडरी क्लासेस का इजरा हो गया। मुझे डॉक्टर बनने का शौक था। ये मेरी सहेलियों का भी ख्वाब था, लिहाजा हमने शौक से साइंस रखी और नई किताबों से लुत्फ अंदोज होने लगे।
शीमा स्कूल छोड़ चुकी थी, लेकिन मेरी वजह से वो दोबारा इसी स्कूल में आ गई। ताहम अब ज़ोहेब से मुलाकातों के सिलसिले बंद हो गए थे। अलबत्ता उनके दरमियान ख़तो किताबत के लिए मैं डाकिए के फ़राइज़ अंजाम देने लगी। ईद आने वाली थी। ज़ोहेब हमारे लिए ईद के गिफ्ट लाया और एक ख़ास गिफ्ट वो शीमा के लिए भी लाया था। मुझसे इस्तिदा की कि उसे दे दूं। ख़त और पैगामात तक तो ठीक था, लेकिन अब ये गिफ्ट में कैसे दे सकती थी? किसी को इल्म हो जाता तो उसके घर में तमाशा लग जाता। शीमा का फैमिली बैकग्राउंड मजबूत नहीं था, बल्कि हालात तेजी से तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे थे, जबकि वो तोहफा कीमती और मोहब्बत के जज्बात का अक्कास था। इसलिए मैंने इसे शीमा को पहुंचाने से मना कर दिया। इस पर ज़ोहेब मुझसे खफा हो गया और मेरी इसके साथ बोल चाल बंद हो गई। कुछ दिनों बाद ज़ोहेब ने उम्मी से कहा कि सबा को रोकिए, ये शीमा के साथ दोस्ती छोड़ दे, क्योंकि वो अच्छी लड़की नहीं है। यही नहीं, इसने शीमा के बारे में और भी कई उल्टी सीधी बातें कहीं। मुझको उसकी ये बातें नागवार हुईं। यही नहीं, वो अब तेजी से बदल रहा था, लेकिन मैंने अपनी दोस्त को नहीं बताया। वो हर वक्त इसका पूछती रहती और मैं ये कहकर उसे चुप करा देती थी कि मैंने ज़ोहेब से बोलना छोड़ दिया है। ज़ोहेब कुछ दिनों बाद अपने मामू के घर रहने चला गया और मुझे बहाना मिल गया। अब जब शीमा उसके बारे में पूछती, मैं कह देती कि मैं नहीं जानती कि वो आजकल क्या कर रहा है। ज़ोहेब की दूरी ने शीमा को और ज्यादा पागल बना दिया। मोहब्बत का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। वो जब मलती, ज़ोहेब के बारे में सवालात करती, फोन करती तो उसी के बारे में पूछती। इस सूरत हाल से मैं तंग आ गई। बिलाखिर मैंने ये कहकर जान छड़ा ली कि अगर तुमको मुझसे दोस्ती रखनी है तो रखो, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो ये शर्त भी मान गई, क्योंकि मैं ज़ोहेब की कजिन थी। इसी वजह से शीमा मेरा हाथ थामे रखना चाहती थी। इसे मुझसे बातें करके तस्कीन मिलती थी, लेकिन इसका फूल जैसा खुला हुआ चेहरा मुरझाता जा रहा था। लगता था जैसे उसे कोई रोग लग चुका है। ये ऐसा रोग था जिसकी दवा किसी तबीब के पास नहीं थी। मैट्रिक के इम्तिहान होने लगे। सब ने खूब तैयारी की। ज़ोहेब ने अच्छे नंबर हासिल करने की खातिर जान लड़ा दी, मगर शीमा का हाल बुरा था। नतीजा आया तो वो बमुश्किल पास हुई, जबकि ज़ोहेब ने पोजीशन ली और उसका दाखिला लाहौर के बेहतरीन कॉलेज में हो गया। शीमा का तालीमी मेयार ही नहीं गिरा, उसकी सेहत भी गिरती जा रही थी। बहरहाल हमने भी कॉलेज में दाखिला ले लिया। शीमा को एक दूसरे कॉलेज में दाखिला मिला कम नंबरों की वजह से, मगर साल बाद इसने किसी तरह दोबारा हमारे कॉलेज में तबादला करवा लिया। यूं मैं इससे एक साल बाद मिली। शीमा को देखकर मैं हैरान रह गई। इसका रंग सनवला गया था और सेहत का भी हाल बुरा था, जैसे कोई रोग उसको अंदर ही अंदर खा रहा था। अब इसने पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया था। इसकी नज़र कमज़ोर हो गई और उसे चश्मा लग गया। मुस्तकिल जागते रहने से इसके सर में दर्द रहने लगा। मैंने और मेरी दोस्तों ने इसको बहुत समझाया कि अपना ख्याल रखो, वरना तुम सफ़ा हस्ती से मिट जाओगी। जिंदगी यूं नहीं गुजरती। लेकिन वो तो कुछ सुनने को तैयार ना थी। मैंने कहा, शीमा देखो, ज़ोहेब को तुम्हें छोड़कर कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो तुम्हें भला कर दोबारा अपनी पढ़ाई में लग गया और अपना मुस्तकबिल शानदार बना रहा है, और तुम हो कि अभी तक इसकी याद में घुल रही हो। वो मोहब्बत ना थी, समझ लो बचपन की भूल थी, एक मजाक था, क्योंकि इस वक्त हम बहुत कमसिन और नादान थे। हमें अक्ल और समझ ना थी। बचपन के इस मजाक को भूल जाओ और आगे बढ़ो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन इसे तो इस मोहब्बत के सिवा कुछ सुझाई ही ना देता था। वो जब ज़ोहेब का जिक्र करती, बहकी बहकी बातें करने लगती। इसके दिल से वो गया ही ना था। इसके दिल और दिमाग पर अभी तक उसका कब्जा था। वक्त गुजरता रहा। साल पलक झपकते गुजर गया, पर्चे हो गए। नतीजा आया तो वो सारे मज़ामीन में फेल थी। अब वो घर बैठ गई और दोबारा पेपर्स देने की तैयारी करने लगी। हम लोगों ने बीए में एडमिशन ले लिया। बस फोन पर बात होती और तब भी उसका वही सवाल होता कि वो कैसा है। इससे बात हुई। मैंने इसे एक दिन फला जगह देखा था। ये दुरुस्त था, कभी वो छुट्टियों में आता तो हमारे घर, और उसके ननियाल के रास्ते में शीमा का घर पड़ता था। वो देख लेती तो दिन नोट करती।
اسے تاریخیں اور وقت تک یاد ہوتا تھا کہ کب زوہیب کہاں سے گزرا تھا، اور اس نے اپنے گھر کی کھڑکی سے اس کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ شیما نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ پڑھنا کیا، اس نے تو ہر کام ہی چھوڑ دیا، حتیٰ کہ نہانا دھونا، گھر کے دیگر کام، کھانا پینا واجبی رہ گیا تھا۔ گویا وہ ذہنی مرزا بنتی جا رہی تھی، اور ادھر میرے کزن صاحب روز بے روز صحت مند، خوبصورت اور تازہ دم ہوتے جاتے تھے۔ زوہیب جب سے ماموں کے گھر سے ہو کر آیا تھا، ان کی بیٹی مناہل سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ مناہل کو پڑھائی میں بھی کافی مدد دینے لگا۔ دونوں کی اس بہانے قربت بڑھنے لگی۔ دونوں ساتھ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے لاہور گئے تو ان کی دوستی کا چرچا بھی ہر زبان پر رہنے لگا۔ رشتہ داروں میں تو ان کی شادی کے بارے میں چامگوئیاں بھی ہونے لگیں۔ انہی دنوں زوہیب کے ماموں کا انتقال ہو گیا، تبھی اس کی ہمدردیاں ماموں کی فیملی سے اور زیادہ ہو گئیں۔ مجھ تک باتیں پہنچتی تھیں زوہیب کی بہنوں کے ذریعے سے، مگر جب شیما کوئی سوال کرتی تو میں اپنی دوست کو کچھ نہ بتاتی تاکہ اس کا دل نہ دکھے۔ تاہم میں شیما کی حالت جانتی تھی۔ شروع سے جو زوہیب نے شیما سے رابطے رکھے، وعدے کیے، سبھی میرے توسط سے ہوئے تھے، لہٰذا اب میں اپنی سہیلی کو دکھی دیکھتی تو مجھے اپنے کزن پر غصہ آنے لگتا۔ دل چاہتا کہ وہ میرے سامنے نہ آئے۔ میں نے زوہیب سے کلام تو کیا، اس کے سامنے جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ بزنس کی تعلیم کے لیے وہ اسلام آباد چلا گیا، اور ہم بھی اللہ کر کے ایم اے تک پہنچ گئے۔ یوں مصروفیات بڑھ گئیں۔ اس بار میری شیما سے کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ تمہارے کزن کا فون آیا تھا۔ مجھے کہا کہ جو ہوا وہ ماضی کی بھول تھی، لہٰذا اسے بھول جاؤ اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اس طرح تم اپنا نقصان کر رہی ہو، لہٰذا اب میں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ شیما کی بات سن کر مجھ کو خوشی ہوئی اور افسوس بھی۔ خوشی اس بات کی کہ چلو کزن کو ہوش تو آیا کہ وہ زندگی کی دوڑ میں کسی کو روند کر آگے بڑھا ہے، اور افسوس اس بات کا تھا کہ وہ بے وقوف لڑکی اب تک اس کے انتظار میں بیٹھی ہے اور ہمارے سمجھانے سے اسے کچھ فرق نہیں پڑا، جبکہ اس کے کہنے سے پڑھنے پر آمادہ ہوئی۔ اسی عرصے میں شیما کے گھریلو معاشی حالات مزید خراب ہو گئے اور ان کو محلہ چھوڑنا پڑا۔ ان دنوں وہ ایف اے کے پیپر زدی رہی تھی۔ حالات کی وجہ سے تعلیم چھوڑ کر اس نے ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کر لی۔ پرائیویٹ طور پر امتحان کی تیاری کرتی رہی۔ اتنے سخت حالات نے بھی اس کے ذہن کو نہ بدلا اور وہ زوہیب کو یاد کر کے روتی رہی۔ انہی دنوں اس کے لیے ایک اچیر شتہ آ گیا۔ خوشحال لوگ تھے۔ لڑکا انجینئر تھا۔ سبھی نے شکر ادا کیا کہ چلو اس کے بھی دن بدلیں گے۔ اچھے گھر میں جائے گی، خوشیاں اور سکھ پائے گی تو ذہن بھی بدل جائے گا۔ لیکن ذہن بدلا اور نہ قسمت بدلی کے شومئی قسمت۔ جس گلی میں اس کی سسرال کا گھر تھا وہاں ہمارا ایک پرانا کلاس فیلو بھی رہتا تھا۔ اس نے شیما کے ہونے والے شوہر کو اس کے اور زوہیب کے بارے میں بتا دیا، جس سے نہ صرف بدنامی ہوئی بلکہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ بدنامی کا صدمہ وہ نہ سہ سکی اور کچھ دن بیمار رہ کر وہ خالق حقیقی سے جا ملی، اور کچھ کا بیان ہے کہ اس نے شرمندگی کے باعث کچھ کھا لیا اور مر گئی۔ میں نے اس کی چھوٹی بہن کو بہت کرید امگر اس نے موت کا کوئی سبب نہ بتایا۔ البتہ وہ روتی تھی اور کہتی تھی کہ میری بہن کو دراصل زوہیب کی محبت اور بے وفائی کا صدمہ لے ڈوبا۔ جب میں نے زوہیب کو بتایا کہ شیما وفات پا گئی تو افسردہ ہونے کی بجائے وہ سندل مسکرا دیا۔ بولا، چلو اچھا ہوا، خس کم جہاں پاک۔ مجھے اس سے کبھی محبت نہ تھی۔ میں اس کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا کہ کلاس میں میری پوزیشن اول رہے اور میرا کوئی مقابلہ کرنے والا نہ ہو۔ واہ کیا بات ہے! اپنے مطلب کے لیے کسی سے اتنا بڑا مذاق کر دیا۔ وہ لڑکی اتنی لائق اور ذہین تھی کہ میرٹ کی بنیاد پر بھی میڈیکل میں جا سکتی تھی، اور آج وہ منو مٹی تلے جا سوئی ہے، ایک ذرا سی نادانی کی وجہ سے۔ افسوس ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ والدین کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں کہ دیکھیں ہمارے بچے قیمتی وقت کہاں اور کیسے گزارتے ہیں۔ ان کو اتنی فرصت نہیں کہ وہ ان کے مسائل سن سکیں، ان کے رویوں میں تیزی سے تبدیلی کو محسوس کر سکیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں پر پابندی لگا دیں کہ وہ عشق و محبت پر مبنی ڈرامے، فلمیں نہ دیکھیں۔ آج لوگ روزگار کے حصول میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دیتے۔ اب تعلیم اسکول والوں کے حصے میں اور تربیت میڈیا کے ذمے رہ گئی ہے۔
خدا جانے ہر سال کتنے بچے اپنی تعلیمی زندگی کے قیمتی سال ان غیر ضروری سرگرمیوں میں گزارتے ہیں۔ خاص طور پر لڑکیوں کو جو نقصان ہوتا ہے اس کی تلافی کون کر سکتا ہے؟ کیا اس طرح کی سوچ والی لڑکیاں مستقبل میں اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طرح نبھا سکتی ہیں؟ آج موبائل فون اور نیٹ پر چیٹنگ کی وبا سے یہ بچے جو قوم کا مستقبل ہیں بربادی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔